गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहिद मैम एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 8 की हिस्ट्री का लेसन 4 पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरह से भारत पे यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आईं, और उसके बाद से फिर सेकंड लेसन में कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत में कंपनी का विस्तार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेज़, फ्रांस और डच, 3 कंपनियां थी। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, और जिसमें अंग्रेज़ों को जीत मिली थी, सफलता मिली थी, और अंग्रेज़ी राज अब भारत में धीरे धीरे फैलने लगा था। अंग्रेज़ और मैसूर के बीच 3 युद्ध हुए थे, हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ, और जिसमें अंग्रेज़ों को सफलता मिली थी। तो अब जब कंपनी राज पूरी तरह से यहाँ पे फैल रहा था, तो उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा था वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस लेसन में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगी। यह फर्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 1 है, और इसमें जो पढ़ेंगे हमको उसको मैंने ये सारे पॉइंट्स में आपको बना दिया, और स्टेप वाइज हम हर पॉइंट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया है बच्चों, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने शासन के अनेक तरीक़े अपनाए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में आपने पढ़ा है, और आगे हम पढ़ाएंगे आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये हुआ था 1857, यानी ये 100 साल की जो अवधि थी। इस 100 साल की अवधि के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत पे कंपनी की पकड़ को बनाए रखा था, और प्रशासनिक नीति में अनेक मतलब बदलाव लाते गए एक के बाद एक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपको पहले पॉइंट से। चलिए, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। तो ये बंगाल हमारे भारत का राज्य है। वहाँ पे लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर था, वहाँ पे उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की। और इसमें क्या होता है इस व्यवस्था में कि कंपनी की और जो वहाँ पे जो नवाब होता है, तो इन दोनों में शासन का बंटवारा था। इसी को कहते हैं ये दोहरी शासन व्यवस्था। तो कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था। राजस्व यानी ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता है उसको कहते हैं राजस्व। तो ज़मीन के कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था, नवाब के पास था राज की कानून व्यवस्था या राज के विकास की जिम्मेदारी थी। इस तरह कंपनी के पास अधिकार था लेकिन दायित्व नहीं, और नवाब के पास दायित्व था परंतु अधिकार नहीं। और इसी बीच क्या हुआ था बच्चों? 1769 में से 77 में बहुत बड़ा ये अकाल पड़ा था। अकाल किसको कहते हैं? जब सारी ज़मीनें सूख जाती हैं, खेती नहीं होती है, अनाज नहीं होता है, लोग भूखे मरते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हुई तो जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोई भी काम कंपनी ने किया। हम बात कर रहे हैं कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो इस वक्त जब अकाल यहाँ पे पहला 70 में, तो कंपनी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो इसके लिए इंग्लैंड में इसकी बहुत आलोचना हुई। अब हम यहाँ पे आपको समझा दें कि जो बंगाल में गवर्नर आया था और क्लाइव, वो शासन कर रहा था भारत में। ये कंपनी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन ये कंपनी कहाँ की थी बच्चों? अंग्रेज़ कहाँ से आए थे? ये इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इनका जो से शासन चला रहे थे, तो वहाँ पे कंपनी की बहुत ही आलोचना हो गई कि जो कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो वो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, कोई भी सही काम नहीं करें, जनता को किसी तरह का कोई राहत नहीं पहुंचाए। जनता यानी भारत की जनता। तो इस तरह से कंपनी के जो अधिकारी हैं वो खुद भी तो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, निजी व्यापार करते थे, अपने कीमती उपहार ले रहे थे। तो इस ऐसे भ्रष्टाचार को देख के जो ब्रिटेन के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति को मापदंड होना चाहिए, उनका लेखा जोखा लेना चाहिए। तो इस भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा था, और करीब 10 लाख पाउंड के ऋण में ब्रिटिश उसमें कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी।
तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के जो बड़े बड़े नए उद्योगपति थे उन लोग कंपनी के जो अधिकार से असंतुष्ट थे, और उन लोगों ने कहा कि भारत में जो विकास कंपनी का जो काम कर रही है उसके लिए उसका विकास किया जाए। तो अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए, निर्देशित करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इस पॉइंट पे आज ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना 1773 में हुई थी। इसमें क्या था कि कंपनी के सारे राजनीतिक, व्यावसायिक, सैनिक, राजस्व सभी ब्रिटिश संसद के सामने वो रखेंगे। संसद किसको कहते हैं? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, उसके सामने वो रखेंगे। कंपनी के अधिकारी धन अधिक नहीं कमाएंगे, इसके लिए हो गया था कि जब वो वापस जाएं इंग्लैंड तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को कंपनी का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल यहाँ पे नियुक्त किया गया भारत में। तो भारत में ये जो कंपनी का शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसके लिए बच्चों भारत में एक गवर्नर जनरल, यहाँ से गवर्नर जनरल की शुरुआत हो गई। तो आपको फर्स्ट पॉइंट है ये रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है ये ईस्ट इंडिया एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है आपका 1784 में हुआ। ब्रिटिश संसद ने 1784 में कानून बनाया जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट का आया। इसके लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, और ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत की कंपनी जो थी उसके सैनिक असैनिक राजस्व मामले का अधिकार प्राप्त हो गया, और गवर्नर जनरल को सारा भारत में स्थित ब्रिटिश फौज का सेनापति बनाया गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस कानून प्रशासनिक व्यवस्था का जो निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 तक भारत में शासन चलता रहा। तो अब भारत में जब ये शासन चलता, तो अब एक एक करके एक्ट पारित किए गए, चार्टर एक्ट। अब हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए चार्टर एक्ट हुआ 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट हुआ 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट हुआ 1833 में, और चौथा चार्टर एक्ट पारित हुआ 1853। तो इससे पहले हर एक्ट के अनुसार कुछ कानून बनाए गए। जैसे चार्टर एक्ट आप क्या है, मतलब इस चार्टर एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि गवर्नर जनरल और गवर्नर को अधिकार प्राप्त हुआ कि वे अपने फैसले को बदल सकते हैं। मुंबई और चेन्नई के सरकारों पे गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण था वो बढ़ा दिया गया। अब आ जाइए आप दूसरे चार्टर एक्ट पे। दूसरा जो चार्टर एक्ट था, इसके अनुसार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्तियों का अधिकार कंपनी के निदेशक के पास रहा, और चाय के व्यापार को छोड़ के कंपनी का पूरा व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये हम बात कर रहे हैं दूसरे चार्टर एक्ट 1813 की। अब तीसरे चार्टर एक्ट पे आ जाइए 1833 में। इसमें चाय का जो व्यापार था उस पर कंपनी का जो एक अधिकार था अब तक, उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अंग्रेजी शासन चलाने का ही सिर्फ कार्य, गवर्नर जनरल को भी कानून बनाने का अधिकार हो गया। और आ जाइए अब चौथे 1853 के चार्टर एक्ट पे। इसमें था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 और सदस्य बढ़ा दिए गए, और कंपनी की सरकार जो थी उसके उच्च पदों पे जो नियुक्ति की जाती थी, तो उसके लिए सिविल सर्विस प्रतियोगिता की गई। 1853 की बात हम कर रहे हैं। अभी देखिए आपने अक्सर सुना है सिविल सर्विस की परीक्षा होती है बच्चों, IAS PCS ये सब बनते हैं, ये सब जो है ये इसकी शुरुआत उस वक्त हो चुकी थी। तो जब ये कंपनी थी, जब ये हम बात करें 1853 सन की, तो इस सन में जो कंपनी की सरकार में जो उच्च पद पे जो ऑफिसर्स रहते थे उनकी नियुक्ति के लिए एक एग्ज़ाम नियुक्त किया जिसको कहा गया सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा। तो इस चारों चार्टर एक्ट से जो ये पढ़ना हुआ कि भारत में अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था के लिए कंपनी के जो निदेशक थे उनके अधिकार कम हो गए, और ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। गौर से सुनिएगा बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहीं पे आप एक चीज़ को सुन लीजिए कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये कंपनी का शासन जो चल रहा था, और जो इंग्लैंड की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी, इन दोनों के हिसाब से भारत में शासन चल रहा था। और कंपनी की सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो एक्ट पारित किया, जो उसके बारे में हम लोग यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से चार्टर एक्ट
तक पढ़ रहे हैं। अब कंपनी के शासन के 30 आधार थे। एक तो है सिविल सर्विस, दूसरी है सेना तथा पुलिस, तीसरा है न्याय व्यवस्था। तो ब्रिटिश भारत ने हर ज़िले में एक राजस्व वसूली करने के लिए एक कलेक्टर बनाया और उस कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाया और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुन लीजिए, ये 3 चीज़ें थीं। तो अब ब्रिटिश भारत में इन पदों पे भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासक ने कंपनी के शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के इस व्यक्तिगत कानून, रीति रिवाज से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके जो कानून थे उसका आधार पे न्याय दिया जाता था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। अब ये लिखा मैंने वारेन हेस्टिंग्स, ये क्या है, ये गवर्नर जनरल, यानी किस गवर्नर जनरल के वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जो हमने आपको बताया कि जो भारत में वैधानिक विकास यानी जो शासन चल रहा था, इसके लिए भारत में एक गवर्नर जनरल होता था। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई तो जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इस पे क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको आंसर भेज दिया है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद प्रांतीय और ज़िला यानी प्रांतीय यानी स्टेट स्तर पे और ज़िला स्तर पे भी अदालत बनाई गई। जैसे अभी आपको है हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या नीचे होता है बच्चों, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट जो अदालत सिविल कोर्ट होता है। तो इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया और यूरोपीय भारतीय कानून लोगों के लिए बच्चों एक समान कानून नहीं थे, अलग अलग न्याय व्यवस्था थी। तो अब हम आपको जो है ये यहाँ पे इतने वीडियो में आपको पूरा करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट अभी आप जो क्वेश्चन देंगे उसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू।